हेलो दोस्तों, आज हम लोग केस 1 से डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएशन किस प्रकार होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉलम में चाहिए होता है या टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए, ये हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो कल हम लोग देखे थे सिग्मा मैक्स, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होता है और सिग्मा मीन सिग्मा डी माइनस सिग्मा डी होता है, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी होता है। ये हमने कल देखा था, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये मोमेंट का फॉर्मूला हो गया ये। आज हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका वेरिएशन कैसे होता है। तो हम लोग कल केस 1 देखे थे पिछले वीडियो में कि सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन कैसे वेरी कर रहा था। तो फिर से हम केस 1 को डिस्कस कर देते हैं एक बार और देखते हैं फिर से। तो फर्स्ट केस मेरा था कि यदि सिग्मा डी ग्रेटर देन सिग्मा बी रहेगा तो क्या होगा। यदि ऐसा होगा तो सिग्मा मैक्स का इक्वेशन क्या होता है। सिग्मा मैक्स की इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा मैक्स का इक्वेशन लिखा हुआ है। ये रहा सिग्मा मैक्स का इक्वेशन। तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी है, तो ग्रेटर देन रहेगा तो दोनों को ऐड होगा तो क्या होगा, और ज़्यादा आएगा मेरा इक्वेशन। जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो और ज़्यादा आएगा, और घटेगा तो क्या होगा, कम आएगा। तो एक ज़्यादा आएगा और एक कम आएगा। तो ये सपोज करते हैं कि एक्सिस है। तो इतना तो हम लोग को पता चल रहा है कि जो भी मेरा वैल्यू आएगा जोड़ने पर और घटाने पर वो मेरा दोनों ही पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या, कंप्रेशन जोन में जा रहा है। और निगेटिव आएगा तो टेंशन जोन में आएगा। इसीलिए दोनों यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेशन जोन में दोनों है, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन भी कंप्रेशन जोन में ही है, देख सकते हैं। अब मेरा केस 2 हो जाएगा। केस 2 है मेरा सिग्मा डी यदि सिग्मा बी से छोटा हो या बराबर हो। तो हम लोग देखते हैं पहले सिग्मा डी यदि सिग्मा बी के बराबर हो तो क्या होगा। तो सिग्मा मैक्स का इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और घटाएंगे तो कुछ कम आएगा, क्योंकि सिग्मा डी हमेशा घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। जब दोनों बराबर है तो सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी मेरा इक्वेशन है सिग्मा मीन का। तो घटाएंगे तो मेरा सिग्मा डी माइनस सिग्मा डी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा घटाने के बाद। इसीलिए मेरा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनेगा, तो फर्स्ट क्या होगा, केस था कि केस 2 का फर्स्ट हो जाएगा कि सिग्मा मैक्स जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा और सिग्मा मीन क्या आ जाएगा, 0 इस एक्सिस पर आ जाएगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये है पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिग्मा मैक्स जो यहाँ पर होगा ये हो जाएगा कंप्रेशन जोन में, और यहाँ पर तो स्ट्रेस का वैल्यू 0 आ रहा है। तो स्ट्रेस का वैल्यू यदि 0 आ रहा है तो ना ही कंप्रेशन जोन है ना ही टेंशन जोन है। और कंप्रेशन जोन में जो भी स्ट्रक्चर आता है वो सेफ माना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेशन जोन में आया हुआ है तो लिखा हुआ है वेरी सेफ। और यहाँ पे देखिए नाइदर कंप्रेशन नॉर टेंशन, बहुत ही अच्छा। यदि ऐसा स्ट्रक्चर हो गया तो समझिए कि स्ट्रक्चर का लाइफ बहुत ही ज़्यादा होगा और स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट केस है मेरा कि सिग्मा डी यदि सिग्मा बी से कम हो या सिग्मा डी इज लेस देन सिग्मा बी। तो उस केस में क्या होगा, तो सिग्मा मैक्स का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि सिग्मा मैक्स का इक्वेशन होता है सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होता है, सिग्मा मैक्स का इक्वेशन। और सिग्मा डी क्या है, सिग्मा बी से कम है। तो जोड़ेंगे तो क्या है, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन कम आएगा क्योंकि घटाएंगे इसलिए कम आएगा। और एक केस था मेरा सिग्मा मीन का, तो उसका वैल्यू है सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी।
ये वैल्यू है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्मा बी जो है सिग्मा डी से बड़ा है, सिग्मा डी बी जो है सिग्मा डी से बड़ा है। इस केस में यदि इसको सॉल्यूशन करेंगे हम तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो निगेटिव ही वैल्यू आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या कि जो लाइन हम जो मेरा एक्सिस है उस एक्सिस के नीचे आएगा सिग्मा मीन, और जो सिग्मा मैक्स है वो एक्सिस के ऊपर जाएगा। जो सिग्मा मीन था वो एक्सिस के ऊपर जाएगा और सिग्मा मीन जो है एक्सिस के नीचे आएगा और सिग्मा मैक्स जो है एक्सिस के ऊपर जाएगा। तो इस केस में ग्राफ जो बनेगा कंप्रेशन जोन बहुत ही कम होगा और टेंशन जोन बहुत ही ज़्यादा होगा। और टेंशन जोन ज़्यादा होने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है वो सेफ नहीं है। हम लोग स्ट्रक्चर में या कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें टेंशन जोन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि टेंशन जोन जो होता है वो मोमेंट क्रिएट करता है, और मोमेंट क्रिएट होगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर मेरा सेफ नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं क्यों हम लोग टेंशन जोन को इग्नोर करते हैं। ठीक, तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केस वन मेरा क्या था, केस वन था कि सिग्मा डी ग्रेटर देन सिग्मा बी। तो उस केस में मेरा जो ग्राफ बना ये था केस वन वाला, और केस टू था सिग्मा डी बराबर सिग्मा बी, उस केस में मेरा ये ग्राफ बना। और लास्ट केस था सिग्मा डी इज लेस देन सिग्मा बी, उस केस में मेरा ये ग्राफ बना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी से हम लोग नो टेंशन जोन का परिभाषा डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे कंडीशन फॉर नो टेंशन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किस किस केस में टेंशन जोन नहीं क्रिएट हो रहा है। जिस केस में टेंशन जोन क्रिएट नहीं हो रहा होगा वही मेरा नो टेंशन जोन बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि केस थ्री को छोड़कर बाकी सब में टेंशन जोन नहीं है। इसमें भी कंप्रेशन जोन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब टेंशन जोन नहीं है और कंप्रेशन जोन भी नहीं है। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, बाकी इसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टेंशन जोन है, वो भी कंप्रेशन जोन से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। तो मैं टेंशन जोन के लिए कौन कौन सा केस हुआ, एक मेरा केस हुआ टेंशन जोन के लिए सिग्मा डी ग्रेटर देन सिग्मा बी, और एक मेरा केस हुआ सिग्मा डी बराबर सिग्मा बी, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा बी। ये जो कंडीशन है ये नो टेंशन जोन का कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। अब है कंडीशन फॉर नो टेंशन जोन, देखते हैं। हम लोग टेंशन जोन को क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि टेंशन जोन स्ट्रक्चर में मोमेंट क्रिएट करने लगता है। मोमेंट क्रिएट करता है तो जो ये मेरा स्ट्रक्चर है वो सेफ नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा, जल्दी ही फेल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए हम लोग टेंशन जोन को स्ट्रक्चर में नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कंडीशन फॉर नो टेंशन जोन। कंडीशन फॉर नो टेंशन जोन एज ए कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर। हम लोग शुरू में ही देखे थे फर्स्ट लेक्चर में वीडियो में कि कॉलम में कंप्रेशन मेंबर होता है। वी डोंट रिक्वायर एनी टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द कॉलम, सो द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। हम लोग स्ट्रक्चर में या कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसमें रिक्वायर्ड हो, यानी नहीं चाहते हैं कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो। उसके लिए हम लोग एक इसेंट्रिसिटी चाहिए, मतलब ई का वैल्यू चाहिए, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू चाहिए कि उतने डिस्टेंस एक्सिस से या सेंटर से उतने डिस्टेंस के दूरी पर, उतने डिस्टेंस के दूरी के अंदर यदि किसी प्रकार का
कोई स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो वो टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि ई का वैल्यू यहाँ पर Z/A आ रहा है। मानते हैं कैलकुलेट करने के बाद 15 आ गया, तो ई इज लेस देन इक्वल टू 15 होगा। इसका मतलब कि ई का वैल्यू 15 है, तो 15 mm मानते हैं, तो 15 mm के अंदर यदि किसी भी प्रकार का लोड लगेगा तो उसमें टेंसाइल जोन क्रिएट नहीं होगा और मेरा जो कॉलम रहेगा वो सेफ रहेगा। कहने का मतलब ये है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो एज अ कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर वी डोंट रिक्वायर एनी टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द कॉलम सो द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हम लोग टेंशन जो नहीं चाहिए उसके लिए हम लोग ई का वैल्यू चाहिए। ई का वैल्यू हम लोग नो टेंशन जोन से मिलेगा। नो टेंशन जोन के कौन कौन सा केस था, केस 1 था और केस 2 था। तो उसको मर्ज करने पर ऐसा बन रहा था सिग्मा डी ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी। तो सिग्मा डी का हम लोग लिख सकते हैं P/A और डायरेक्ट स्ट्रेस F/A और सिग्मा बी हम लोग M/Z लिख सकते थे। और Z का वैल्यू होता है I/Y। हम लोग जानते हैं सेक्शन मॉडुलस होता है Z। अब वहाँ से हम लोग इस केस में सिग्मा डी का वैल्यू रखें और सिग्मा बी का वैल्यू रखें तो इतना बन जाएगा। और यहाँ से हम लोग ई कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इंटू ई हो जाएगा। तो M के जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे P इंटू ई। अब यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ई का मेरा वैल्यू हो जाएगा ई इज लेस देन और इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद हम लोग लिख सकते हैं द प्रोडक्ट और एरिया एंड इसेंट्रिसिटी फॉर अ कॉलम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस। यदि इस फॉर्म में लिखे तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोडक्ट जो होता है सेक्शन मॉडुलस से लेस देन और इक्वल टू होता है। ये हम लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग नो टेंशन जोन के लिए इसेंट्रिसिटी तो कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं। तो कंसीडर ए हॉलो सर्कुलर सेक्शन एंड इन विच एक्सटर्नल डायमीटर इज डी एंड इंटरनल डायमीटर इज स्मॉल डी। हम लोग हॉलो सर्कुलर सेक्शन का हम लोग देखते हैं अक्सर जो ब्रिज बनता है उसमें हॉलो सर्कुलर ही कॉलम देता है। जो कॉलम उसमें दिया रहता है वो हॉलो रहता है। तो उसके वैसे यदि कॉलम दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसका हम लोग इसेंट्रिसिटी कैसे ज्ञात करेंगे। उसमें भी तो वो भी एक कॉलम है, सर्कुलर कॉलम। तो वैसे कॉलम के लिए भी हम लोग को इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो उस कॉलम का इसेंट्रिसिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक स्पेशल केस पीछे फाइंड कर चुके हैं कि E इज लेस देन इक्वल टू Z/A, जो हर कॉलम के लिए लागू होगा। ऐसा उसमें तो कुछ नहीं लिखे थे हम लोग कि ये रेक्टेंगुलर के लिए सर्कुलर के लिए है। वो एक जनरल केस था। E इज लेस देन इक्वल टू Z/A यानी सेक्शन मॉडुलस बटा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम लोग Z जानते हैं कि उसमें क्या होता है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस होता है I/Y यानी I क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और Y जो होता है एक्सट्रीम फाइबर का दूरी होता है सेंटर से। तो वहाँ से हम लोग Z का और I का और E का हम लोग वैल्यू जान चुके हैं कि Z/A होता है। तो Z और A का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का हॉलो सर्कुलर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर बना के हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर को हम लोग दिखा देते हैं। और उसको दिखाने के बाद हम लोग केस जानते हैं कि जनरल केस मेरा होता है E इज लेस देन इक्वल टू Z/A। फिर Z एक्सेस और ZYY फाइंड करेंगे। E एक्सेस फाइंड करेंगे तो Z एक्सेस फाइंड करेंगे और EYY फाइंड करेंगे तो ZYY फाइंड करेंगे। लेकिन हम लोग
इतना तो जानते हैं कि सर्कुलर कॉलम में आई एक्सेस और आई वाई वाई बराबर होता है, इसीलिए जेड एक्सेस और जेड वाई वाई बराबर होगा। इसीलिए मेरा जितना ई एक्स होगा उतना ही ई वाई वाई का वैल्यू होगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग जेड एक्सेस फाइंड कर लें या जेड वाई वाई, दोनों का वैल्यू मेरा इक्वल नहीं होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल फिगर होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो जेड बराबर हम लोग जानते हैं कि आई वाई वाई बटा वाई और आई एक्सेस बटा एक्स होता है। ये आई एक्सेस जेड एक्सेस बराबर हम लोग जानते हैं कि आई एक्सेस बटा वाई होगा और आई वाई वाई बटा वाई होगा। क्यों? क्योंकि जेड बराबर होता है आई बटा वाई। वाई जो होता है किसी एक्सिस के से नहीं लिया जाता है, वो एक्सट्रीम फाइबर का सेंटर से दूरी होता है। तो वहाँ से आई एक्सेस हम लोग फाइंड कर लेंगे। आई एक्सेस कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला होता है पाई बाई 64 इंटू डी के पावर 4 माइनस डी के पावर 4, और वाई जो होता है सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी होता है। तो ये मेरा सर्कुलर कॉलम है और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस डी है सेंटर से। तो वाई जो होता है यहाँ से यहाँ तक होता है। तो पूरा जब डी है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? डी बटा 2 हो जाएगा वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी बटा 2। तो आई एक्सेस की जगह हम लोग पुट करेंगे। अब आई एक्सेस बराबर होता है पाई बाई 64 कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 है 4, और यहाँ से वाई का वैल्यू डी बाई 2 ले लेंगे। और फिर ई एक्सेस में जेड एक्सेस बाई एक लिखेंगे और जेड एक्सेस बराबर लिखेंगे आई एक्सेस बाई वाई, और आई एक्सेस बटा वाई यहाँ आई एक्सेस का ये वैल्यू हो गया, ये डी बटा 2 हो गया वाई का वैल्यू। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितना वैल्यू होता है। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा वैल्यू होता है ई एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू 2 बटा 16 इंटू कैपिटल डी। फाइनली कैलकुलेट करने पर आता है मेरा कैपिटल डी इंटू ई एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 8। ये मेरा हो गया इसेंट्रिसिटी के वैल्यू हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। ये मेरा हो गया हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए याद कर लीजिएगा लोग कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू होता है कैपिटल डी इंटू ई एक्स एक्स और ई वाई वाई। ई एक्स एक्स और ई वाई वाई दोनों बराबर ही है, इसलिए भूलिएगा मत कि ई एक्स एक्स और ई वाई वाई अलग होता है। हॉलो सिमेट्रिकल फिगर है, इसलिए ई एक्स एक्स और ई वाई वाई बराबर होगा। फाइनली हम लोग देख सकते हैं डी इंटू ई एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर बटा 8। और हम लोग इसको लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर इंटू इसेंट्रिसिटी इज लेस देन इक्वल टू 1/8 ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉल स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। अब हम लोग हॉलो सर्कुलर सेक्शन का देख लिए, और अब लोग कॉलम हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉलम होता है और स्क्वायर कॉलम होता है। तो हम लोग अब रेक्टेंगुलर कॉलम का हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग 1/3 रूल भी कहते हैं। तो हम लोग अब रेक्टेंगुलर कॉलम का फाइंड करेंगे इसेंट्रिसिटी। उसमें भी इसेंट्रिसिटी के ई का एक ऐसा वैल्यू खोजेंगे जहाँ पे हम लोड लगाएं और जो स्ट्रेस मेरा क्रिएट हो वो क्या हो? सेफ हो, उससे टेंशन जोन क्रिएट नहीं हो, टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो। वैसे ई का वैल्यू फाइंड करेंगे हम, जिसको हम लोग 1/3 रूल भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b एंड डेप्थ d। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए जिसका विड्थ b है और डेप्थ d है। अब हम लोग जनरल एक सॉल्यूशन
पीछे फाइंड किए थे इसेंट्रिसिटी और सेक्शन मॉडुलस में, कौन वो था E इज लेस देन इक्वल टू Z/A, ये मेरा था वैल्यू। अब इसमें भी जैसे हम लोग हॉलो सर्कुलर सेक्शन का फाइंड किए थे आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पुट करके और वाई का वैल्यू पुट करके, वैसे ही यहाँ भी हम लोग आई का वैल्यू और वाई का वैल्यू और ए का वैल्यू पुट करके ई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है और कितना आता है, फिर इस फिगर पे आएंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि E इज लेस देन इक्वल टू Z/A होता है और Z बराबर होता है I/Y। तो जानते हैं। तो अब सर्कल में तो I/X और I/Y बराबर होता था, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगल है तो इसमें I/X और I/Y अलग अलग होता है और इस कंडीशन में अलग अलग होता है। तो इस कंडीशन में मेरा E का जो वैल्यू है वो भी अलग अलग आएगा। तो पहले हम लोग E(x(x) देखते हैं। तो E(x(x) हम लोग लिख सकते हैं E(x(x) I(x(x)/y इंटू A, और एरिया बराबर हो जाएगा B इंटू डी, और I(x(x) मेरा हो जाएगा BDQ/12 और I(y)y हो जाएगा DBQ/12। तो यहाँ से E(x(x) फाइंड करेंगे तो आ जाएगा मेरा D/6, और सिमिलरली I(y)y) की मदद से Z(y)y) फाइंड कर लेंगे और E(y)y) फाइनली आ जाएगा मेरा B/6, क्योंकि I(x(x) जो था मेरा I(x)x। अब यहाँ पे याद करने के लिए एक ध्यान देने की बात है कि x जो एक्सिस है वो डेप्थ को कट कर रहा है। क्या? जो x एक्सिस है वो डेप्थ को कट रहा है। यहाँ पे लिखे हैं हम x एक्सिस जो है वो डेप्थ को कट कर रहा है, और डेप्थ को कट कर रहा है, इसीलिए E(x(x) जो हो गया D/6 आ जाएगा, यानी x में D/6 होगा। और y जो है y एक्सिस वो रेक्टेंगल के विड्थ को कट कर रहा है, यानी b को कट कर रहा है, तो इसीलिए जो y होगा उसमें b आएगा। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि E(x(x) D/6 आएगा और E(y)y) B/6 आएगा। अब हम लोग फिगर पे आते हैं। फिगर में देखते हैं। फिगर में था कि E(x(x) D/6 है और E(y)y) B/6 है। तो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि D/6 और B/6 कहाँ है आखिरकार। तो उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मेरा सेंटर है, और E(x(x) जो होता है, जो हम लोग E का वैल्यू फाइंड करते हैं वो सेंटर से फाइंड करते हैं। तो सेंटर से मेरा D/6 यहाँ आएगा, ये मेरा, और D/6 ये था मेरा डेप्थ और ये था मेरा विड्थ, और ये जो मेरा है ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस D को काट रहा है और जो y एक्सिस है वो B को काट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग दर्शाते आखिरकार कैसे हैं। x एक्सिस जो है D को कट कर रहा है, तो D मेरा इधर है और B मेरा इधर है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि E(x)x) कहाँ लिखाएगा और E(y)y) कहाँ लिखाएगा। तो E(x)x) जो मेरा होगा वो x एक्सिस के ऊपर लिखाएगा। E(x)x) जो होगा x एक्सिस के ऊपर लिखाएगा और नीचे लिखाएगा, और E(y)y) जो होगा x एक्सिस के राइट और लेफ्ट लिखाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि जो E(x)x) आएगा वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर लिखाएगा और E(y)y) जो आएगा वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर लिखाएगा। और ये हो गया मेरा D/6 यहाँ से यहाँ तक, और ये जो मेरा हो गया B/6, और फिर उसको मिलाएंगे तो कुछ मेरा ऐसा फिगर फाइनली आ जाएगा, जो कि इसेंट्रिक सेक्शन है। ये जो है इस जोन में कहीं भी यदि हम लोग फोर्स लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं या यहाँ पे लगाएं,
तो टेंसाइल जोन क्रिएट नहीं होगा। कहने का मतलब यही है, इसीलिए हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं ताकि उतने ही दूर में हम लोग फोर्स लगाएं कि मेरा जो सेक्शन है, जो मेरा स्ट्रक्चर है, कॉलम है, वो सेफ रहे। तो ई एक्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा d/6 और ई वाई वाई का जो वैल्यू हो जाएगा b/6। और दूरी देखें कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा d/3 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा b/3। अब और ध्यान दीजिएगा कि ये रेक्टेंगल है, तो अंदर जब हम लोग इस पॉइंट को d/6 और b/6 की दूरी को मिलाते हैं, वो इस फॉर्म में मिलाते हैं, इस फॉर्म में नहीं मिलाया जाता है, रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं मिलाया जाता है। अच्छा से इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ई एक्स एक्स मेरा आ गया। ई एक्स एक्स कैसे याद रखेंगे, ई एक्स जो है एक्स एक्स डेप्थ को कट कर रहा है, इसीलिए ई एक्स हो जाएगा d/6 और ई वाई वाई जो हो जाएगा b/6। अब हम लोग रोम्बस का देखते हैं कि रोम्बस का कैसे फाइंड करेंगे। तो रोम्बस के केस में भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं रोम्बस भी एक तरह का सिमेट्रिकल फिगर है, लेकिन रोम्बस के आकार का बहुत ही कम कॉलम देखने को मिलता है। तो उसका हम लोग देखते हैं कि ई वाई जो होगा, ई वाई b/3 होगा और ई एक्स जो होगा d/3 होगा। इसको हम लोग ई एक्स लेस देन इक्वल टू d/6 और ई वाई लेस देन इक्वल टू b/6 को हम लोग 1/3 रूल भी कह सकते हैं। मिडिल 1/3 रूल और कोर लॉ और कर्नल लॉ भी हम लोग बोलते हैं। तो देखते हैं मिडिल 1/3 रूल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल देयर इज एग्जैक्टली वन पोजिशन ऑन वन एक्सिस वेयर इसेंट्रिसिटी इज डेवलप्ड such that where zero tension is observed it is middle half 1/3 of width and middle 1/3 of depth। दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं it is used to find limit of eccentricity in which only produce compressive stress not tension at all। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग इसेंट्रिसिटी हम लोग लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी इसलिए फाइंड करते हैं कि हम लोग कंप्रेसिव जोन का पता कर सकें, कहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है।